हाँ, गोवा में भी हो गया है, उत्तराखंड में भी हो गया है। मुंबई में तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपल्सरी है, आपको मैरिज रजिस्टर करानी है। हाँ, ये भी है। Now, just begin with this. ठीक है, अब हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही। और कॉन्स्टिट्यूशन जब जब पढ़ेंगे हम सारे करंट अफेयर्स को एक साथ लेकर आएंगे, सब पढ़ने वाले हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन हम कैसे पढ़ेंगे वो बताएंगे, जिसको हिंदी में हम कहेंगे भारत का संविधान। ओके, एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछती हूं, इस संविधान आने की वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट मिली? कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट मिली? बिल्कुल मिली। तो इसका मतलब संविधान हमारा 1950 में आया था ना, तो क्या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं थी? ध्यान देना, बिल्कुल 1950 में ये सारी बातें अप्लाई हुई, लेकिन उससे पहले जो कोर्ट हुआ करती थी हमारे देश के अंदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फेडरल कोर्ट। ये बेसिक बातें ध्यान रखो, बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक ज्ञान होता है। और जब भी हम कोई जजमेंट पढ़े, ये पढ़े, वो फेडरल कोर्ट के जजमेंट्स को भी तो लेकर आते हैं सामने, और धीरे 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 आगे हम ये लेके चलते हैं। तो मतलब 1950 में हमारा ये बात हुई, तो उससे पहले मतलब आजादी, मतलब मैं कहूं 49 तक हमारी फेडरल कोर्ट अवेलेबल थी। फेडरल कोर्ट अंग्रेजों की कोर्ट कह दूं, है ना भाई, अंग्रेजों की कोर्ट कह। और तुम्हें पता अंग्रेजों ने सबसे पहले कोर्ट कहां बनाई थी फेडरल? कैलकटा, बिल्कुल सही बोला, कैलकटा में बनाई थी। फिर दिल्ली शिफ्ट कर दी। ठीक है, और पता है काफी सारे केसेस थे, अंग्रेज तो चले गए लेकिन फिर भी उनका न्याय ये फेडरल कोर्ट ही देता जा रहा था। और धीरे 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 49 में हमने उनसे काम देना बंद कर दिया, और फाइनली हम अपनी सुप्रीम कोर्ट लेकर आ गए। ओके, अब मैं हायरार्की की अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन सी कोर्ट होती है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। और नहीं ऊपर? पक्का? सही बोला, नहीं है बिल्कुल सही बोला, द हाईएस्ट हैज टू बी कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। एनी आइडिया कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की बात करता है? वो तो काम बता रहा है। जब पेपर इजी बनाना होता है ना उन्हें, तो ये सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट और ये हाई आर्टिकल कौन सा, ऐसे ही पूछता है। और जब टफ बनाना होता है तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे देश में कितनी सुप्रीम कोर्ट है? कोई है 2 बोलने वाला? कोई है 29 बोलने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही है पूरे में। और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को एक और कह देते हैं एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। नाम पे ध्यान देना, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सब का नाम जब क्वेश्चन में आए, पैराग्राफ में आए, ध्यान रखना। ओके, और फिर से मैं बात करूंगी आज क्लास के अंदर, रिसेंटली जो मैं बात करने वाली हूं तुमसे, शुरुआत में ही बोल रही हूं, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एड ऑन करने की बात की है, राइट टू डिजिटल एक्सेस। मैं कह रही हूं, मान के चलो ये तुम्हारे इस साल का कोई भी एग्जाम हो, पक्का पक्का पूछने वाले हैं डिजिटल एक्सेस। ओके, नोट करते चलो ये सब चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन, ये लेटेस्ट न्यूज दे रही हूं, लेटेस्ट। इसको करंट अफेयर मान लो या अपना कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट मान लो, दोनों में याद हो रहा है राइट टू डिजिटल एक्सेस, हाल फिलहाल की, अभी और पुरानी न्यूज में आती चलती। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से लेके चलो, सुनते चलो। राइट टू डिजिटल एक्सेस की बात कर रहा है, ये कौन से आर्टिकल में बात डाली होगी? ध्यान देना, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 नहीं पढ़ते, हम इसमें पढ़ते हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। और राइट्स टू डिजिटल एक्सेस की बात हुई है इन आर्टिकल नंबर 21। ओके, मैं 21 आर्टिकल को समंदर कहती हूं, कुछ नहीं मिलता तो सब कुछ इसी में डाल दो। ध्यान रखना, तुम्हें भी काफी कभी कभी क्वेश्चन भटकाने वाले आते हैं और उनके मोस्टली आंसर आर्टिकल 21 ही होता है।
आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। ध्यान से सुनना, रिकॉल कर लो। आर्टिकल 21 ना बात करता है राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार। वो सुना ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, बस यही टैगलाइन है राइट टू लाइफ की, ठीक है ना। मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा पानी पीने को चाहिए, मुझे पूरा वातावरण अच्छा चाहिए, पॉल्यूशन भरी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए, ये रोड बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात मुझे नेट तो चाहिए ही चाहिए, इंटरनेट के बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। ये सारे डायलॉग क्या तुम पेरेंट्स को मार सकते हो? एक आएगा वापस, इंटरनेट बताऊं तुझे भाई। लेकिन ये सारे डायलॉग तुम स्टेट को बोल सकते हो। स्टेट, STATE, स्टेट। यहां स्टेट का मतलब पंजाब, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, ये नहीं है। यहां स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, यहां स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट, पार्लियामेंट वही लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी अदर अथॉरिटीज हैं वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आ रही हैं। तो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डिजिटल एक्सेस की बात करी और ये भी कहा डिजिटल एक्सेस इजी मैनर में सबको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए काजल? तुमने पूरी बात नहीं सुनी, फिर ऐसी कैसी सुनी थी फिर? बहुत बढ़िया, समझदार। एनीवे, सबको डिजिटली एक्सेस का अधिकार मिलना चाहिए। बात हुई थी 2024 में और 2025 में रिट पिटीशन फाइल हुई। मार्क माय टर्म, कहीं कहीं कॉर्नर में लिख के चलना टर्म्स, रिट पिटीशन, ठीक है। रिट पिटीशन एक हम सिटीजन्स को अधिकार मिला है भारत के संविधान द्वारा कि जब जब हम किसी सरकार की एक्टिविटी से निराश हो तब हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं वो शिकायत दर्ज कराने के लिए, या ये कहूं अपनी याचिका ले जाकर बताएं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये जो आपकी अथॉरिटी है ये किस तरीके से काम कर रही है जो हमें ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ हुआ था फेशियल डिस्फिगरेशन, नाम पे जाना। फेशियल डिस्फिगरेशन मतलब फेस तो है लेकिन फेस ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? ड्यू टू एसिड अटैक। कुछ एक जिस किसी का एसिड अटैक हुआ था तो फेस खराब हो जाता है जितनी मर्जी हम करें। अब उन्होंने अपनी बैंकिंग सर्विसेज को यूज करना था। बैंकिंग को सर्विसेज को यूज करना हो तो हर 5 साल में वो KYC अपडेट कराते हैं ना, तो KYC अपडेट कराने जब वो गए तो होता ना, आंखें बड़ी बड़ी खोलो, वो रेटिनास मैच होने चाहिए, ब्लिंक नहीं करना है आपको ठीक से, फेस ऐसे करो ऐसे करो। अब जब इंसान का टाइम ठीक ठीक होता है तो फेशियल एक्सप्रेशन फेस पे धीरे धीरे चेंज होता है, जिस कारण उनका KYC अपडेट नहीं हो पा रहा था। तो ये थोड़ी सी बात तो गलत हुई। चलो 2024 में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। फिर 25 में विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट द पर्सन जो फिजिकली आंखें उनकी ठीक नहीं होती। एक एक्ट है हमारे देश में, राइट टू फिजिकल डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जिसमें जितने भी फिजिकल डिसेबल लोग हैं वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपने हक की पहचान वहां से कर सकते हैं। और उनके साथ भी यही हुआ कि जब वो बैंकिंग के लिए जा रहे हैं तो उनके थे आंखें खोल के फोटो क्लिक कराओ, लेकिन विजुअल डिसेबिलिटी आंखें खराब कुछ इशू होने के कारण उनकी आंखें बार बार ब्लिंक हो रही थी, जिसके कारण उनका KYC नहीं हो पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, किसी ने ये भी कहा भाई KYC अपडेट होता है तो वो वहीं बैठकर सब काम करते हैं, तो कहते हैं ना फोन में OTP आया होगा हमें शेयर कर दो, बैंक वाले बोलते हैं। अब OTP आ रहा है तो उनको देखने में भी टाइम लग रहा है, क्यों? विजुअल डिसेबिलिटी के कारण। तो इस कारण ऐसे 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल्स ने, कम्युनिटी ने लिटरली पिटीशन, अपनी याचिका दर्ज कराई सुप्रीम कोर्ट के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने कल ही इसका फैसला सुनाया और लिटरली कहा यस, राइट टू डिजिटल एक्सेस हमारा फंडामेंटल राइट होगा। अब आर्टिकल 21 के अंदर ही, आर्टिकल 21 के अंदर ही हर सिटीजन को जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, ई बैंकिंग सर्विसेज हैं, और जितने भी आजकल सरकार भी सारी स्कीम ऑनलाइन ही दे रही है ना, और इन सब के लिए जितना भी डिजिटल एक्सेस है वो इजी मैनर में करो। KYC फॉर्म्स को सबको चेंज करो सो दैट ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। स्पेशली उन्होंने एक नाम दिया, वेनरेबल एंड
मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, ये नाम दिया। easy accessible to all and especially to vulnerable and marginalized society that simply call the people who are weaker in norms, weaker in any physical act। ठीक है, इनका ये एक हाईलाइट टर्म किया जब वो जजमेंट्स की बात कर रहे थे ना, तो ये हाईलाइट जब उन्होंने पूरा किया तो दैट सिंपली इसकी बात उठी। और जजमेंट का नाम जानना है तो एनके ज्योतिषी चैनल पे जाओ, शॉर्ट्स पे क्लिक करना, मैंने कल ही डाली है, उस पे जजमेंट का नाम मिल जाएगा। ओके बताने को बताऊंगी पर मैं नहीं बताऊंगी, और अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है, जजमेंट का नाम। क्लैरिफिकेशन हुई? तो देखा हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा काम करने का अधिकार भी कहां से मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके तो ये पूरी जो हायरार्की चलती है ना, मतलब सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स, इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अभी मैं 2 डॉक्ट्रिन्स की बात और करूंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सब तो हमारा सबसे पहले टर्म आया सुप्रीम कोर्ट, फिर आते हैं हमारे हाई कोर्ट, फिर आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ओके, केस सबसे पहले कहां फाइल होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील हाई कोर्ट में, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। जैसे रिसेंटली तुमने सुना होगा क्लैट यूजी का रिजल्ट, क्लैट जो यूजी का लास्ट ईयर पेपर हुआ था ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए थे, सही नहीं थे, आंसर शीट्स भी, आंसर जो आया वो भी सही नहीं थे। तो बच्चों को लगा भाई हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं, हमें एनएलयू में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे कोर्ट में पिटीशन डाली। अब कोर्ट में पिटीशन डाली तो मैटर हाई कोर्ट तक पहुंचा, कल ही हाई कोर्ट का डिसीजन आया, तो एनएलयू उनसे थोड़ी खफा हुई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बात डाल दी। आज के न्यूज़पेपर की ये बात है। तो मतलब कहानी शुरू होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बाकायदा अहम और आखिरी फैसला माना जाता है, और यही कहता है हमारा पूरा, दैट इज टू बी कॉल्ड जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी के दबाव में नहीं आता, ये अपने दम पे काम करता है। क्या जुडिशरी में जितनी भी हम कोर्ट की बात करते हैं, हम कोर्ट को कह सकते हैं यू आर अ लॉ मेकर? क्या कोर्ट लॉ मेकर है? क्या लॉज बनाती है? आंसर इज नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी 2 दिन की तुम न्यूज़ सुनते चलना, जब एक पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष सांसद थे, उन्होंने जुडिशियल सिस्टम पे एलिगेशन लगाया था कि भाई अगर आपको ऐसे ही स्टे लगाने हैं सारे अमेंडमेंट्स बिल्स पे, तो आप ही लॉ बनाइए ना, हमारा क्या काम। जिससे बहुत नाराज हुई थी जुडिशियल सिस्टम, बीच में बहुत ऐसी बातें आई थी। हम नहीं कह सकते ऐसे कभी जुडिशियल सिस्टम को, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, वो सारी कम्युनिटीज का ध्यान रखती है, जितने भी लॉज है हमारे देश के अंदर उन सब का ध्यान रखती है। तो इसीलिए कोर्ट इज या ये को जुडिशियल सिस्टम इज द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉ, प्रोटेक्टर ऑफ लॉज एंड नॉट लॉ मेकर्स। लॉ मेकर कौन है? पार्लियामेंट। तुम्हें याद होगा एक और कहानी जिसकी जजमेंट तुम खुद सर्च करोगे, मैं नहीं बताऊंगी अपनी एक्सरसाइज। तुम्हें याद था इंडिया में लास्ट ईयर सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक बात उठी थी? लड़का लड़का शादी, लड़की लड़की शादी चाहते हैं, और ये शादी के बाद अपने राइट्स चाहते हैं, हमें भी पूरा मेंटेनेंस की बात मिले, हमें पूरा वैलिड मैरिज की बात मिले, और उन्होंने कहा वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और जैसे बाहर के देशों में कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो कॉन्सेप्ट इंडिया में भी लाया जाए और सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए, लड़का लड़का लड़की लड़की शादी अलाउ की जाए। अच्छा, उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा था। ओके, तो मैटर जब होता ना, हम कब खफा होते हैं तो हम अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाते हैं, और मैटर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इन्होंने डाली थी इन सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करने वाले लोगों ने। तो तुम्हें याद है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? अलाउ किया? वो हम मूवीज में देखते हैं सेम सेक्स मैरिज, एक्चुअली अलाउ नहीं की। कारण क्या था? They literally said कि हम
सेम सेक्स मैरिजेस का प्रोविजन कैसे लेकर आए? क्योंकि हमारी अथॉरिटी ही नहीं है लॉ बनाने की। हम अथॉरिटी तब रखते हैं जब लॉ बना हुआ है और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, भारत के संविधान को हिट कर रहा है, संविधान में जो कहा उसके अपोजिट काम कर रहा है, तभी हम बीइंग अ जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस होंगे, अदरवाइज हम बीच में नहीं आ सकते। तो ये सेम सेक्स मैरिज का प्रोविजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, वी आर द लॉ प्रोटेक्टर, वी आर द गार्डियन ऑफ लॉज, हम लॉ मेकर नहीं है। ओके, तो ये भी जुडिशियल सिस्टम ने बात समझाई हमें धीरे धीरे। तो ये सेम सेक्स मैरिज का ना एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ एक बार, दोबारा भी पूछा जा सकता है, उसकी तैयारी कर लेना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट पिटीशंस फाइल की थी, ये वाली सेम सेक्स मैरिज नॉट अलाउड। और वैसे भी कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैरिज अलाउ की तो आगे डिवोर्स का प्रोविजन ही बनाना पड़ेगा, और डिवोर्स के प्रोविजन में अभी तक हमारे लॉज के अंदर वुमेन्स को मेंटेनेंस की बात मिलती है, तो यहां हम किसको मेंटेनेंस देंगे, यहां हम कैसे प्रोविजंस की बात करेंगे? मेन बात यहां, हालांकि हस्बैंड को भी मिलती है मेंटेनेंस, लेकिन अगर लड़की लड़की हुई, लड़का लड़का हुआ, तो ये प्रोविजन ही सेट नहीं बैठेगा, यहां तो पूरे देश के सारे लॉज ही हिल जाएंगे, तो इसलिए नॉट अलाउड। एक है सुप्रीम कोर्ट की एक ये वाली बात ध्यान रखना। अच्छा, और रिसेंटली तुम्हारा जो यस कास्ट सेंसस भी तो आ रहा है। बिल्कुल, आज की न्यूज़पेपर है कास्ट सेंसस, जाति जनगणना देखा जाए। ऐसा क्यों? जस्ट इसलिए क्योंकि लोग रिजर्वेशन बहुत चिल्लाते हैं, जस्ट टू सी कि कौन एक्चुअली इसके का है या नहीं। जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल्ड कास्ट को सब कैटेगराइजेशन अलाउड कर दिया था ना, है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हमारे देश के अंदर शेड्यूल कास्ट को कोटा मिल रहा है, ओबीसी को कोटा मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अलाउ कर दिया कि जितनी भी शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर भी कैटेगरीज डिवाइड कर दो, सब कैटेगराइजेशन अलाउ कर दी गई थी ना। कौन सी पहली स्टेट रही जिसने सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट करा? करंट अफेयर क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हुई और करंट अफेयर पे आके अटक गई। कौन सी पहली स्टेट थी जिसने शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन किया? सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बाय विच स्टेट फर्स्ट? पहली होती है उसी का ही नाम होता है, दूसरी तीसरी को कौन पूछता है? ठीक है क्वेश्चन। ये स्क्रीन ये ब्लू क्यों आ रही है भाई? इसको ठीक करा दूंगी, पता नहीं। चलो अभी देख विजिबल हो रहा है, मैं अभी क्लास के बाद इसको ठीक करा दूंगी। सब कैटेगराइजेशन, ये दैट एससी स्टैंड फॉर शेड्यूल कास्ट बाय विच स्टेट फर्स्ट? फिर से बोलूंगी, एक और स्टेट टी से हमारे देश में। यस, मैं कह रही हूं शॉर्ट्स में देख लेते तो सारे आंसर मिल जाते। ये सारी बातें ना मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स में बोल देती हूं कि जिसको इंस्टेंटली याद होता चले। तेलंगाना, भाई हम लोग पूरा ये पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीसेंट की जो जजमेंट्स रहेंगी, रीसेंट की जो बातें रहेंगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इसके अंदर। ठीक है, ये सारे देख रहे हो, ये सब सुप्रीम कोर्ट के पास गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। और देखो इससे कैसे हमारा करंट अफेयर भी जुड़ता जा रहा है। ओके, ना ये रही हमारी पूरी बुक, ये सब पूरा देखते ही चलेंगे। नाउ दैट इज प्रेम्बल।
प्रेम्बल मतलब ऑब्जेक्टिव की बात करता है कि ये है हमारा संविधान, यहां से शुरुआत होगी हमारे संविधान की, और हमारा संविधान स्टार्टिंग में ही क्या बोलता है? तो पूरा संविधान डेडिकेट किसको है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, हम सबको। बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बात कह रहा है। कैसे कह रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये साफ साफ कह रहे हैं हम सिटीजन ऑफ इंडिया अलाउ कर रहे हैं सरकार को कि आओ हम पे राज करो। यही कह दो, तभी तो कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और तुम्हें पता है जो मैं बार बार कह रही थी कि हिंदू लॉ खत्म करेंगे, पर्सनल लॉ खत्म करेंगे, इसके बदले में यूसीसी लेकर आएंगे, तो इसका मेन फाउंडेशन लेकर क्या बैठे हैं? आंसर इज सेकुलर। सेकुलर का मतलब धर्म निष्पेक्ष। हम किसी धर्म को नहीं मानते, हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, और इसी कारण से क्या हिंदू लॉ क्या मुस्लिम लॉ सब एक ही है। दैट इज टू बी कॉल्ड यूसीसी। ओके, तो ये सॉवरेन, सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, वी द इंडिपेंडेंट। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक तौर पे एक के साथ सिटीजन्स को ही ऊपर रखने वाले। सेकुलर धर्म निष्पेक्ष। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, बिल्कुल सही, लोकतंत्र। रिपब्लिक, हैप्पी रिपब्लिक डे 26 जनवरी, गणतंत्र सही है, और एक ये सही है लोकतंत्र गणतंत्र और कुछ मिस कर रहे हैं? इतना तो हमने कहीं ना कहीं अपने कॉलेजेस, पुराने कॉलेज में, मैं यही कहूं पुरानी क्लासेस में पढ़ा ही होता है। ठीक है, तो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने अलाउ करते हैं कि पूरे इंडिया को हम सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में? जुडिशरी अलग काम करेगी, पार्लियामेंट्री अलग काम करेंगे। दोनों के काम में कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होगी, दोनों के काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, सब अपने दम पे काम करते चलेंगे। और यही कारण है कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और लॉ को देखना, समझना, उसको लेकर जो भी डाउट है, जो भी खामियां होती है, वो हमारा जुडिशरी सिस्टम देख के चलता है। तो दैट एक्ट इज कॉल्ड सॉवरेन इन नेचर, इंडिपेंडेंट है, खुद पे काम करना। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब रहता है कि वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, हम सबसे पहले जनता का ध्यान रखेंगे। अच्छा, सोशलिस्ट जैसा कॉन्सेप्ट यूएसए वगैरह में नहीं होता, वो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो पहले कमाई देखते हैं, पैसे देखते हैं। रिसेंटली एग्जांपल तुम देख सकते हो, ट्रंप का टैरिफ रेट्स हर कंट्री को कितना कितना हिला के रखा है। कोशिश हो जा रही है कि सब मिलजुल कर काम करें, लेकिन हमारे इंडिया में कहते हैं सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट ही एक कारण बनता है कि हमारे देश में इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च होती है। जैसे रिसेंटली दिल्ली में एक दो दिन पहले आयुष्मान भारत की बात किया, तुम्हारा करंट अफेयर है, याद रखना। आयुष्मान भारत, जिसमें 70 साल से जितने भी लोग हैं उन सबको 10 लाख तक का इलाज फ्री। करंट अफेयर अपडेट कर लिया करो अपने। आयुष्मान भारत स्कीम दिल्ली में लॉन्च की गई हमारी सीएम द्वारा, और सीएम कौन है वो तुम जानते हो। हाँ ओके। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की बात कर रहा है। दैट सिंपली कॉल्ड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अच्छा, इसके लिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी नॉर्मल। किसी ने कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी देखी है? देख लोगे ना तो ये वाला केस समझ आ जाएगा जिसमें था राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पता है उनको 6 साल के लिए ना इलेक्शन से डिबार्ड कर दिया गया था इंदिरा गांधी को, क्योंकि उनको डाउट था कि मैं हार जाऊंगी। उन्होंने कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज कर दी कि इलेक्शन में वो जैसे ही सीट पे बैठी वैसे ही उन पे केस चला, और उनको 6 साल के लिए इलेक्शन से डिबार्ड कर दिया। और यही कारण था कि वो इसको सह नहीं कर पाई और इमरजेंसी ले आई देश के अंदर। इमरजेंसी सुनी थी? इमरजेंसी, हमारे देश में इमरजेंसी लगी है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, और मतलब सब कुछ बंद कर दिया, इमरजेंसी वाली हालत ले आई थी। टर्म्स को सुन के रखो, आगे जब आएंगे ना हम ध्यान रखेंगे। जब मैं ये डेमोक्रेटिक को डीप में पढ़ाऊंगी ना तब देखोगे तो
फ्री एंड फेयर इलेक्शन में राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी की बात की गई। ठीक है, रिपब्लिक, थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डालते हुए कोई बताएगा मुझे रिपब्लिक? हैप्पी रिपब्लिक डे नहीं है ये? बोलो बोलो, अक्सर तुम बोल सकते हो। कुछ बोलना चाहो? हाँ जी, और राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का केस ना हमारे इंडिया में सदैव फेमस रहेगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि अपना ये 6 साल के लिए डिवाइड किया गया इलेक्शन से, और ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, पूरे देश में इमरजेंसी ले आई, पूरे देश में इमरजेंसी ले आए। इमरजेंसी में क्या होता है कि स्टेट की जितनी भी पावर है वो छीन ली जाती है, और राज किसका चलता है? सेंटर का, सेंटर का राज चलता है पूरा, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। अभी प्रेसिडेंशियल रूल की बात करूं तो एक मणिपुर और दूसरा कोलकाता, हाँ बंद का हो रहा है वहां पे कुछ, है ना, ये तुम्हारे करंट अफेयर्स की बातें चल रही है पूरा। मणिपुर में तो वैसे ही कितने टाइम से चल रहा है, कितने सारे दंगे की बात हो रही है। दूसरा कोलकाता, मतलब मुझे लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा पीछे जाना नहीं पड़ेगा, हमारे रीसेंट एग्जाम्पल ही बहुत सारे होने वाले हैं। ओके, और अक्षर तुम कुछ बोलना चाहते हो इस पे? कुछ तो बोलो यार, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे ठीक है, चलो रिपब्लिक, इसको मैं यहीं पे तुम्हें समझा देती हूँ रिपब्लिक का। हाँ बोलो, नहीं कितनी एक्साइटमेंट से उठी, हाँ बताऊंगी। देखो अभी समझ लेंगे तो नीचे सिर्फ रीड करते हुए चलेंगे। रिपब्लिक का मतलब इधर होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉल आ रहा, वेयर हेड ऑफ स्टेट, आगे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय पीपल। सरकार कौन बनाता है? हम लोग ही बनाते हैं ना, बिकॉज वी आर द रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। और एक और चीज ऐड करते हैं हम इसमें, नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। नॉट हेरिडिटरी मोनार्क। राजा का बेटा क्या राजा ही बनेगा? डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर ही बनेगा? क्या प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट ही बनेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर का बेटा? उसने तो शादी ही नहीं की, बेटा दूर की बात। तो दैट इज नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। तो सिंपल सी बात हो, जोक सवाल, शादी हो या ना हो, लेकिन हमारे देश के अंदर वो हिरार्की सिस्टम नहीं चलेगा। एक जमाना था जब राजाओं का राज था तो सब बेटा बेटा करते थे, क्योंकि राजा का बेटा राजा ही बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सरकार बनाई जाती है हम जनता द्वारा, और जनता ही सबसे ऊपर रहती है। कैसे बनती है सरकार? अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे ना, है ना भाई? लोकसभा के इलेक्शन में वोट कौन करता है? हम, आम जनता। हम अगर इलेक्शन में उनको जिताते हैं तो कौन चुना जाता है? कैंडिडेट तो खड़े होते हैं, हम डिसाइड करते हैं हम किसको देंगे। यही चलता है ना पूरा, कि भाई लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा में वोट होती है आम जनता वोट करती है, और आम जनता अपने अपने एरिया को करती है ना। तो अगर अपने अपने एरिया को करती है तो प्रधानमंत्री कोई और कैसे बन जाता है? हम में से किसी ने मोदी जी को वोट दिया है? हमने तो उस कैंडिडेट को वोट दिया ना जो हमारे नियर बाय में खड़े हुए हैं। ये मोदी जी पीएम कैसे बन गए फिर? बिल्कुल, स्टेट, ये तो कंट्री की सीट है भाई। स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो सीएम बनता है भाई, कंट्री के इलेक्शन होता है तो पीएम बनता है। हम तो अपने कैंडिडेट्स को जो हमारे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं, हम तो उन्हें वोट देते हैं। तो ये पीएम कैसे बन जाता है कोई? यस, कह सकते हो। तो बात यही है, हम आम जनता डिसाइड करती है ये सारे कैंडिडेट्स, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो सब, और वो डिसाइड करते हैं कि उनका पीएम कौन बनेगा। ओके, और राज्यसभा से क्या होता है फिर?
सीएम तो हम बनाते हैं, हम सबने केजरीवाल को वोट दिया था, हम सबने रेखा गुप्ता को वोट दिया था। तो राज्यसभा, राज्यसभा भी पीएम तो लोकसभा इलेक्शन से इलेक्ट हो गया ना, तो राज्यसभा दो होती है ना, लोकसभा राज्यसभा। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स, तो लोकसभा का प्रेसिडेंट को चूज करने में कोई राइट नहीं है, पक्का। तो तुम्हारा आज का पहला काम जो तुम्हें सबको बीइंग अ लॉ स्टूडेंट पता होना चाहिए, हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा, हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा। तुम्हारा होमवर्क है आज, ये तो फटाफट मिल जाएगा ना। हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा, हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा, हाउ व्हाट इज द वर्किंग्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा किसको चूज करती है? अगर लोकसभा पीएम चूज करती है तो राज्यसभा हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस को चूज करके रखो, और जनरली यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हमें नहीं पता कब कौन सा पेपर में आ जाता है। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा काम क्या करती है? लॉ तो बनाती ही है, लॉ को अप्रूवल्स तो देती ही है, इसके अलावा एक और पूछूं, विधानसभा और विधान परिषद बिल्कुल होता है, कहां होता है, क्या डिफरेंस है विधानसभा विधान परिषद, क्योंकि ये सारा जिक्र यहां होने वाला है। हम पहले से ही जान के रखेंगे, तो यहां तो सिर्फ रीड करना है बस। दूसरा टास्क लिख लो, विधानसभा एंड विधान परिषद कौन सी स्टेट में होता है और क्यों होता है। ठीक है, और ये आर्टिकल है जो दिल्ली को आर्टिकल 229A डबल है, जो दिल्ली को एक स्पेशल प्रिविलेज, एक स्पेशल रुतबा देने की बात करता है, जिसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने एक ऐसा ही लॉ बनाया जहां पुलिस को अपने कंट्रोल में लेना चाहा, लेकिन समझ नहीं आया ना सेंटर को, पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट की बात करने। और ये पूरा है ना, हमें कहीं ना कहीं दिल्ली और सेंटर की अच्छी तालमेल दिखा रहा है। नेगेटिव पॉइंट से बोल रही हूं ये बात तालमेल में हम पॉजिटिविटी लाते हैं ना, तो मैं पहले बता दूं, ये नेगेटिव सेंस में बात कर रही हूं। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी तक कोई दिक्कत तो बताते चले। तो बस ऐसे ही कुछ बात है कि अगर हमें सेंटर और स्टेट की बात करनी है, तो यूएस का प्रेम्बल भी बात करता है वी द पीपल ऑफ यूएस। तो अगर एक एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा टफेस्ट लेवल का जो बना था ना, वो यही था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया तो है, तो अगर वी द पीपल ऑफ ये लाइन कहां से पिक की थी, कौन से प्रेम्बल से। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ब्रिंग्स फैक्ट दैट सॉवरेनिटी इन यूएस इज डिवाइडेड इनटू, अगर इंडिपेंडेंसी सुप्रीमेसी की बात, सॉवरेनिटी को मैं सुप्रीमेसी भी बोलूंगी, डिवाइड 2 मैनर में की है, एक यूनियन एंड दूसरा स्टेट्स। यूनियन मतलब सेंटर, दूसरा स्टेट। सॉवरेनिटी ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ एंड स्टेट्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात आ रही है, उसको थोड़ा हम इग्नोर करते हैं, हम अपने इंडिया में रहेंगे ये मत। अच्छा तुम जानते हो जैसे इलेक्शन इंडिया में होते हैं, एक और कंट्री है जो वो सेम इलेक्शन करता है, वी द पीपल, मतलब सेम प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जनता ही देगी और वही जनता वहां का वो चुनती है, पीएम चुनती है, सेम प्रोसेस होता है। हाँ, मतलब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जैसे इंडिया में है, वो सेम प्रोसेस एक और कंट्री में है। हाँ वो होते हैं, लेकिन प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग वो सेम है। हाँ, यूके मैं बोलने वाली थी, इंडिया का दामाद जो वहां का पीएम बना था, ऋषि सुनक जब हुए थे, बिल्कुल सही। तो इनका जो तभी वो लाइमलाइट में आते कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सेम था, ये था, और यूके का होता है। और कहीं ना कहीं इंडिया ने अंग्रेज राज करके गए, कानून छोड़ के गए, और इलेक्शन कैसे कराने हैं वो भी बता के गए, ये कह सकते हैं। However, in India, despite division of powers between center and state, जब पावर्स को डिवाइड करने आते हैं तो कोई सुप्रीमेसी नहीं है।
नो डिवीजन ऑफ सुपरिनिटी। सेंटर ओवरराइड कर सकती है स्टेट्स को, कब? जब नेशनल हित की बात आती है। मैं अभी बार बार बोल रही थी ना, ड्यूरिंग इमरजेंसी झगड़ा हो रहा है स्टेट के बीच। अब जैसे कि मणिपुर की बात करूं, कोलकाता की बात करूं, प्रेसिडेंशियल रूल चलता है, स्टेट की पावर को छीन लिया, क्या यूनियन प्रिवेल कर गई, सेंट्रल प्रिवेल कर गई। एंड इवन ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम भी इट कैन इवेड द स्टेट, इवेड मतलब हटा देगी स्टेट का स्फेयर, स्टेट यानी सीएम की पावर, वहां से लेजिस्लेटिंग ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स ऑन सम ओकेजन। फेडरल सुप्रीमेसी डिस्पाइट फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब यूनियन एंड सेंटर दोनों के पास पावर है, जहां पे द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल has exerted in state of West Bengal versus Union of India and Rajasthan versus Union of India। आज मैं मणिपुर और कोलकाता का एग्जाम्पल दे रही हूं, पहले भी डिविजन्स ऑफ पावर का एग्जाम्पल इन जजमेंट्स में था। ठीक है, कोई डिवीजन ऑफ सॉवरेनिटी नहीं है, स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो इन यूनियंस की पावर में इंटरफेयर कर सकते। हाँ, यूनियन कर सकते हैं स्टेट की पावर में, लेकिन स्टेट यूनियन की पावर में नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियरली सुप्रीमेसी ऑफ यूनियन इन मैटर ऑफ सिसेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटोरियस, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम्स। अब तुमने सुना होगा ना, इलाहाबाद को हटा के प्रयागराज कर दिया, धीरे धीरे ऐसे नाम चेंज करते जा रहे हैं। क्या पावर है, ऑथराइजेशन है? आंसर इज यस। आर्टिकल 3 जब पढ़ोगे ना तो उसमें यही है कि कौन सी स्टेट का नाम क्या रखना है, क्या चेंज करना है, ये सब स्टेट को भी पावर दी गई है। कौन सा बाउंड्री को एक्सटेंड करना, बाउंड्री को कम करना। हम कैसे बोलते हैं कि इंडिया का मैप ये है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्ण रूप से निर्धारित है। हम कहते हैं ना, कितना हिस्सा अरेबियन सी का, कितना हिस्सा लक्षद्वीप का इंडिया का पार्ट है, तो ये सब यहां पे नॉटिकल माइल्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके बताया गया है। सिटीजनशिप इज ओनली वन इन इंडिया। यूएस की तरह नहीं होती कि दो होती है, कि एक अमेरिकन भी मिलेगा और जिस अमेरिका की स्टेट में रहते हैं उसका भी सिटीजन मिलेगा। इंडिया में ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी होता है कि पंजाब में रहते हो तो आधार कार्ड ये सिम अलग, हिमाचल में कोई रहता है तो अलग, केरला में जो रहता है उसका अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले कब था? अच्छा हाँ, वो JNK के टाइम पे दैट वाज द डिफरेंट थिंग, वो था। एंड दैट इज देयर इज नो डिवीजन ऑफ सॉवरेनिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इसीलिए कोई सुप्रीमेसी इंडिया में नहीं है, यूनियन एंड स्टेट सब सेम है। What does sovereignty vest? अभी अपने आप रीड करो, इसमें कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ प्रोफेसर्स एंड ज्यूरिस्ट की बातें हैं जो यहां पे बताई गई हैं। सीरवाई वॉज अर्लियर, दैट इज नेम ऑफ द पर्सन जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। प्रोफेसर त्रिपाठी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया। okay? और जब जब मैं बात करती हूँ ना ये सारी बातों की, ये मैं वापस आ रही हूं इधर, ये दैट इज sovereign, supreme, socialist, welfare of people, secularism, धर्म निरपेक्ष, democratic, लोकतंत्र, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रिपब्लिक, वी जनता ही ऑथराइजेशन देती है कि आओ पार्लियामेंट्री पीपल हम पे राज करो, और जो राज करेगा आगे उसकी हिरार्की सिस्टम नहीं चलेगा। तो दीज आर सिंपली कॉल्ड
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लाइमलाइट में इसलिए डाला जाता है कि जब भी कोई लॉ बने ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और इसको पूरी बात की इलाबोरेशन कौन सी जजमेंट में थी? केशव नंदा जजमेंट, नंदास केस के अंदर। These simply called basic foundation structure of constitution. Okay? And recently मैं फिर से बोलूंगी, लास्ट वीक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी ये बात की थी। जब उन्होंने सेकुलरिज्म को लेकर बात उठाई थी तब उन्होंने कहा था कि दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और फिर उन्होंने अपनी बातचीत में रेफरेंस केशव नंदा केस का ही दिया था। तो ये केशव नंदा केस लास्ट वीक फिर लाइमलाइट में आ गया था जुडिशरी सिस्टम के अंदर। तो जब भी लॉज मेकिंग की बात हो रही है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात जरूर की जाती है। मतलब कोई भी लॉ बनाओ इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना। दैट इज प्रोवाइडेड बाय केशव नंदा केस। एंड केशव नंदा केस ने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसलिए क्या प्रेमबल को हम चेंज नहीं करेंगे। क्या प्रेमबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? तो पता ये इसको लेकर बड़ी फाइट रही अंत तक। पहले मना कर दिया, फिर हां कर दिया, फिर मना कर दिया, फिर फाइनली हां कर दिया। डिफरेंट कोर्ट के जजेस बैठे थे, हर बार कोई बात उठी थी। पहले तो कहा प्रेमबल अपनी दुनिया में चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी में, इसको छेड़छाड़ करना है करो, ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हाँ करने की बात आई 70s में, फिर 80s में ना बोल दिया, फिर फाइनली 90s में कहा यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दैट्स वाई आज तक हम कहते हैं दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन केशव नंदा केस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, केशव नंदा केस भी पढ़ेंगे हम, इसके बिना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा ही होता है। काम देके चल रही हूं कि ये पढ़ेंगे तो याद कर लेना सब, आज का टास्क में ऐड ऑन कर लो। जब ये आएगा केशव नंदा का रेफरेंस पूछ लूंगी, बताओ क्या कहानी है। मैं डिस्कस नहीं करूंगी, मैं पूछूंगी। डिस्कस करने के लिए मेरे पास लास्ट 2 साल की इतनी सारी जजमेंट है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फिट बैठ रही हैं। तो और क्या, छोटे बच्चे थोड़ी रहे हो कि सब कुछ आओ पढ़ाना शुरू करूं। तुम पढ़ के आ जाओ, मुझे बता देना कि ये हुआ है मैम, मैं तुम्हें लेटेस्ट बता दूंगी सारा। अच्छा ठीक है। अथॉरिटी ऑफ सॉवरेनिटी यही है, सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड 19 में कहा था कि सॉवरेनिटी इज एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर जो गिव स्टेट सफिशिएंट अथॉरिटी कि वो लॉ को इनैक्ट करे सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन। भाई साफ साफ कह रहा है हे सरकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हे सरकार हम तुम्हें पूरी ऑथराइजेशन देते हैं तुम लॉ बनाओ, लेकिन साथ में कंडीशन लगा रहे हैं कि तुम्हारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये वाली बात। और जब कॉन्स्टिट्यूशन, और तुम हमेशा देखना जब कोई नया लॉ आता है, जब कोई नई लॉ अमेंडमेंट होती है, हमेशा जितने भी अगेंस्ट लोग हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के साथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बताना होता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आर्टिकल को नहीं करेंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट वो पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अच्छे एडवोकेट बन जाओ, हर आर्टिकल को दिमाग में घुसा लो कि आगे पिटीशन ड्राफ्टिंग में बड़ी आसानी रहे। ये बात है। इंडियन स्टेट, सेंटर एंड स्टेट सॉवरेन पावर है। सॉवरेन पावर प्लेनिमरी है, इनहेरिटेड है हर स्टेट के अंदर, जिसका काम होगा हेल्थ, पीस, मॉरल, एजुकेशन एंड गुड ऑर्डर ऑफ द पीपल। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, पावर है लेजिस्लेट करना ऑन ऑल ब्रांचेस subject to limitations as to division of power between center and state. इनकम टैक्स लॉ है, बिल्कुल है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। शेयर मार्केट कितनी रेगुलेट होती है, आज बेचारी डूबी पड़ी है, गिरी पड़ी है। मतलब आजकल लोग उनके जो सिंबल है ना बुल, उसको देखकर कह रहे हैं तो उठ जा वरना हम दुनिया गिर जाएगी पूरी नीचे। तो सेबी को देखकर सेबी एक्ट भी है,
इनकम टैक्स एक्ट भी है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये 1992। मतलब हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक, लिमिटेशन, क्रिमिनल लॉज, ये सब, लेकिन क्या दुनिया में ये भी तो लॉज हैं? इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये भी चल रहा है, राइट टू फिजिकल डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, स्पेशल लॉ के अंदर तुम्हारा पॉश हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, कितने सारे लॉस बन रहे हैं। तो आंसर इज द लिमिटेशन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लॉज जो भी बनेंगे और जो भी लॉ बन रहे हैं साथ साथ फंडामेंटल राइट का भी ध्यान जरूर रखना। किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट हैम्पर नहीं होना चाहिए। मतलब लॉ कहेगा कि हम जो लॉ बना रहे हैं इसके अगेंस्ट कोई भी इंसान ने आवाज उठाई तो उसको हम आजीवन इंप्रिजमेंट दे देंगे। कभी ऐसा लॉ पास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन और देखना, पुलिस पावर इज नॉट द सेम एज सॉवरेन पावर ऑफ स्टेट। ये तो मैंने अभी कहा ना 298A वो जो जजमेंट दी वो पुलिस को लेकर फाइट चलती है। पुलिस सेंटर के कंट्रोल में होती है, ठीक है, सेंटर के कंट्रोल में रहती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ी फाइट रहती है। और जो जब जजमेंट तुम रीड करोगे उसमें भी तुम देखोगे पुलिस की पावर का ही जिक्र होगा। वो अभी एनसीटी वाली जो जजमेंट बताई थी। और मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम सॉवरेनिटी। कॉमनवेल्थ क्या है भाई? कॉमनवेल्थ गेम भी हुई थी ना 2010 में। कॉमनवेल्थ, हाँ जस्ट जनरली आस्किंग, कॉमनवेल्थ देश कौन से होते हैं? हाँ बिल्कुल। वैसे अगर सोवरेनिटी की बात की जाए तो ये भी कहता है एक तरीके से सेल्फ रूल, कोई कंट्री किसी और के अंडर में नहीं है, वो अपना खुद अपना राज करती है। अपना राज करती हो, बिल्कुल। हमारे अंग्रेजों ने कितने देशों में राज किया है ना। यहां से भी दिख जाता है तुम्हें बाहर। ब्लैक लगवा दूंगी अब यहाँ पे शीशे। सिर्फ मुझे देखो या टीवी को देखो। वही करूंगी, बस वो नजर जा रही है सबकी। कॉमनवेल्थ जनरली अंग्रेजों ने काफी देशों पे राज किया है ना, तो जिस जिस देश में उन्होंने राज किया ना वहां को उनको कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं। ठीक है, सिर्फ इंडिया पे ही थोड़ी राज किया है, कितने देशों पे राज किया है। मेरे को तो ये कंट्रीज के नेम भी प्रॉपर याद नहीं रहते, इतनी जगह उन्होंने राज किया हुआ है काफी। तो जहां जहां वो राज करके गए ना वहां वह अपना कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, अपने लॉज की बातें छोड़ के गए हैं। तो उनकी ये कॉमनवेल्थ की बात होती चलती है। और इसीलिए कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुई थी देश में 2010 में, वहां पे वही आई थी जहां पे अंग्रेजों का जिस पे कंट्रोल रहा था। सारी कंट्रीज नहीं खेली थी, ये थी। ओके, तो ये पूरी बात रही हमारी सॉवरेनिटी की। फाइन, तो सॉवरेनिटी की कहानी यहां तक रही। सोशलिस्ट की कहानी मैं कल बताती हूँ विद मोर जजमेंट्स। और उससे पहले आज जो जजमेंट्स का जिक्र किया है वो सब रीड करके आना।